हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो है रोटेशनल मोशन। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी सेंटर ऑफ मास के बारे में। हमने देखा था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और सेंटर ऑफ मोशन कैसे मोशन करता है। हमने ये भी देखा था सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर रोटेशनल मोशन के बारे में, राइट? तो रोटेशनल मोशन जानने से पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं वेक्टर के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, राइट दोस्तों? तो हमारा जो ये वेक्टर प्रोडक्ट इससे पहले हम देख लेते हैं। रोटेशनल मोशन में आपको जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत होगी वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो वेक्टर सभी लोग जान समझते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि दो ही वेक्टर्स का होता है, बहुत सारे वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उन दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, राइट दोस्तों? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन में हमारा काम आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे यहाँ पर काम करेगा। तो उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। आपने सभी लोगों ने स्क्रू का नाम सुना होगा, कई लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। आप देखते होंगे खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी जनरली में ये स्क्रू लगे होते हैं। तो आप गौर करिए, जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो क्या आएगा? वो देखेंगे कि वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब खुलेगा स्क्रू। और जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो देखिए क्या, वो नीचे की ओर जाएगा। तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस सिचुएशन को डिनोट करता है, ठीक है? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि इसको डिनोट नहीं करेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब पार्टिकुलरली इसलिए क्योंकि हम जो एंगल यहाँ पर मेजर करते हैं, जो प्लेन एंगल हम पढ़ते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज का होता है, राइट? तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको भी डिनोट करेगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये बात है। तो हम पहले समझ लेते हैं इस बात को। तो किसी प्लेन में दोनों वेक्टर्स होने चाहिए। सपोज करिए कि कोई प्लेन में दो वेक्टर हैं और हम इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। वेक्टर ए को घुमा करके वेक्टर बी की तरफ ले जाएंगे विद द एंगल थीटा, रोटेट कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि रोटेट किए इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक, तो उसका डायरेक्शन कहाँ गया, किस डायरेक्शन में होगा? अभी तो इस डायरेक्शन में है, उसके बाद इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका डायरेक्शन कहाँ आएगा? तो दोस्तों उसका डायरेक्शन आएगा, क्योंकि एंगल ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एबव द प्लेन जाएगा, राइट? जो ए क्रॉस बी इसी चीज को डिनोट करता है, इस वेक्टर को डिनोट करता है। कौन? ए क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को स्क्रू रूल भी कहते हैं। अब दूसरा, अब आप क्या करिए कि अपने राइट हैंड पाम को, मुट्ठी को ऐसे बंद करिए इन द डायरेक्शन, ऐसे जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब आपका जो थंब होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो किसकी वैल्यू देगा? ये क्रॉस वी की वैल्यू देगा। इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को एज अ राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, ठीक है? चलिए अब आइए देख लेते हैं मैथमेटिक्स की ए क्रॉस बी को कैसे हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। तो ए क्रॉस बी को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द एंगल ऑफ द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन vector A and vector B and the unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. This is unit vector. ये वो यूनिट वेक्टर है, उस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है
जिस डायरेक्शन में प्लेन का नॉर्मल है, कौन सा प्लेन? जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन करता है, राइट? तो यही है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, उस पर रखकर देखते हैं कि क्या आता है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का नतीजा। तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। अब किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यही लेते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज आई, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई जे, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे इज सॉरी जेड इज के। अब हम जब आई वेक्टर को एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फिर हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। तो आई क्रॉस जे बराबर यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड यूनिट वेक्टर जे का इनटू साइन। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। अब ये एंगल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो थीटा इज पॉजिटिव इनटू नॉर्मल वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? वेक्टर के है। और ये वैल्यू हो जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1 इनटू यूनिट वेक्टर के। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्टीमेटली? के। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आ गया? के। मतलब कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जी, ये आएगा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें वेक्टर्स को, और तब फिर उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो क्या आएगा? मतलब कि आई क्रॉस के निकालना चाहते हैं, तो सब वही आएगा दोस्तों, आई क्रॉस के क्रॉस जे, और जे क्रॉस आई। तो क्या आ जाएगा? यहाँ एंगल नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन 90, साइन माइनस 90 डिग्री। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये जो आपका के वैल्यू आई है वो माइनस के आएगा। तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और के क्रॉस आई माइनस आई हो जाए। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब फिजिक्स में इसका क्या इस्तेमाल है? तो जो लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, तो आप जानते होंगे कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम तो पी होता है, क्षमा करिएगा, लीनियर मोमेंटम पी होता है। हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कोई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर, तो इसका लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर जो डिस्टेंस है उस पार्टिकल का और उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों? इसी एक्सिस के अलोंग होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है इस सारे एक्सप्रेशन को। हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करेंगे। तो पहला आ गया एंगुलर मोमेंटम में, दूसरा आ गया टॉर्क में। आप सब देखते होंगे दरवाजे को लगाने और खोलने के लिए एक हैंडल लगा होता है, और वो हैंडल हमेशा दरवाजे से दूर लगा होता है, कभी दरवाजे के पास नहीं लगा होता है। तो इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है दोस्तों अ, टॉर्क कहते हैं। आपने देखा होगा कि रस्सी जो बंधी होती है ऐसे, 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 ऐसे करके घुमावदार, तो इसमें टॉर्क लगता है। जब हम फोर्स लगाते हैं यहाँ भी, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क लगता है यहाँ पर। तो टॉर्क को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस, दरवाजे के एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे हैंडल लगा है वो, और जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल टॉर्क में करेंगे। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट डिस्टेंस, राइट? ये निकालने में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल दोस्तों। तो ये है हमारा कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे आज हम, जिसमें हमारा इस्तेमाल होगा। एक और है दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये निकालेंगे। यहाँ हम सारे एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में निकालने के लिए एक्सेलरेशन क्रॉस करेंगे रेडियस वेक्टर को। यहाँ भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का प्रयास करेंगे। अब सपोज करिए कि कोई वेक्टर स्पेस में है,
अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे दोस्तों? अब मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है स्पेस में, तो हम जानते हैं कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, मतलब कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होता है, कुछ जेड कोऑर्डिनेट होता है, कुछ आई एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब है कि ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर, जेड के यूनिट वेक्टर। अब इसको कैसे देखते हैं? ये मैथमेटिक्स के वेक्टर वाले चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा होगा। और वी वेक्टर मान लेते हैं, ये है आपका x1 y1 z1, और वी वेक्टर हो जाएगा x2 y2 और z2। अब इन दोनों का हम चाहते हैं कि ए क्रॉस बी निकालें। तो सब लोग आप जानते होंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं दोस्तों कि हम निकालते हैं उन दोनों का डिटर्मिनेंट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम डिटर्मिनेंट की मदद से निकालते हैं। मतलब आई जे के फर्स्ट रो में, उसके बाद सेकेंड रो में पहला कोऑर्डिनेट, और सेकेंड रो में दूसरा कोऑर्डिनेट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। अगेन ये दोस्तों एक वेक्टर ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो अगेन वो एक वेक्टर होता है, लेकिन जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक स्केलर आता है। राइट, चलिए अब हमने देखा यहाँ पर कि हमारा ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू वेक्टर। अब इसका हम ले लेते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। तो पूरे का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब ये तो पहले से ही स्केलर है, इस पे आप दोबारा मैग्नीट्यूड लें कोई मायने नहीं रखता ऐसे। और ये साइन थीटा, ये तो स्केलर ही है। स्केलर का जानते हैं हम कि अगर कोई स्केलर या फिर कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड वही रह जाता है, अगर नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आता है। तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यूनिट वेक्टर निकालने में परेशानी हो सकती है लोगों को कि यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालें दो वेक्टर का। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमारा जो वेक्टर है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हो। तो उस केस में हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं कि उस केस में हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो उस केस में यूनिट वेक्टर, अब मान लीजिए कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। सपोज करिए कि परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी आप निकालेंगे, परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 हो जाएगा। साइन 91 होता है और यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। यहाँ से आप यूनिट वेक्टर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए क्रॉस बी, सॉरी क्षमा करिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री तो 1 हो गया एन वेक्टर। तो यहाँ से एन बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो यहाँ से देखिए साइन, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जनरली आप इतना निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपका फाइनली द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर हो तो वो उसको हम ऐसे निकालते हैं। एन वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों,
ये है। अब आगे प्रॉपर्टीज है कुछ दिया हुआ कि सेम वेक्टर के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा। और अगर आप ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि आप इधर से अगर मान लीजिए वेक्टर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ए टू बी, तो बी टू ए आएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये तो कोई ना कोई एक माइनस आ जाएगा, बराबर नहीं होगा, राइट? तो हमेशा ये नेगेटिव के बराबर होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी निकाल सकते हैं। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। कैसे देता है? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। सपोज करिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, राइट? अब सपोज करिए कि ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, राइट दोस्तों? ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आप ये जो बेस होता है के और जो परपेंडिकुलर होता है एम एन, मतलब कि ओके एरिया पैरेललोग्राम बेस और उसके पर डाला गया परपेंडिकुलर ओके इंटू एम एन। अब एम एन को क्या लिख सकते हैं? आप याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वाले वेक्टर को निकालने के लिए सपोज करिए ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, और ये आपका कोई वेक्टर बी है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वेक्टर निकल आए आपका, क्षमा करिएगा, ये वेक्टर x है, ये वेक्टर a है, ये कोई परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो mn की वैल्यू, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू जो होता है a साइन थीटा होता है, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a साइन थीटा हो जाएगी। a का मतलब यहाँ पर a ये वाला है, याद रखिएगा, मतलब ये यहाँ पर वेक्टर b है, ठीक है? इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते तो सिंपली इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब एम एन अपॉन ओ एम, हमको चाहिए एम एन, तो एम एन बराबर क्या आ जाएगा? ओ एम इंटू साइन थीटा, ओ एम इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू बी है, इसका मतलब है कि बी साइन थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है वेक्टर ए, तो हमारा क्या आ गया? ए बी साइन थीटा। मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया ए बी साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये आ गया, और यही हमारा एरिया बता रहा है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कुछ और नहीं, वो मैथमेटिकली या फिर कहें ज्योमेट्रिकली वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही। आगे हम अपना जो मेन टॉपिक है हमारा कि कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे उसको देखेंगे। फिलहाल बस के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।